नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनमें हमारा आज का अभ्यास का टॉपिक है शब्दावली विश्वकोश थिसोरस, उनका परिचय और उनकी उपयोगिता। जिनके पार्ट 1 में हमने शब्दकोश किसे कहते हैं या उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एक ऐसी बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश अर्थ, परिभाषा, प्रयोग, पदार्थ आदि के द्वारा जहाँ शब्दों को इकट्ठा किया जाता है उन्हें हम शब्दकोश के रूप में जानते हैं। तो शब्दकोश एक तरह से डिक्शनरी ही होते हैं। मानव जब भी अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करना चाहता है तब उन्हें शब्दों की जरूरत रहती है और ऐसे शब्दों का ज्ञान उन्हें ऐसे शब्दकोश से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह शब्दकोश एक भाषी, द्विभाषी और बहुभाषी भी होते हैं, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और इस तरह वे मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। तो साथ साथ हमने हिंदी शब्दकोश के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम ऐसे ही दो और कोश यानी ज्ञान कोश और विश्वकोश जो मनुष्य के लिए उतने ही उपयोगी रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ज्ञान कोश किसे कहते हैं या तो हम कहें कि विश्वकोश किसे कहा जाता है। उनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि ज्ञान कोश किसे कहते हैं। कोश की एक दूसरी विद्या ज्ञान कोश से भी विकसित हुई है। कोश किसे कहते हैं उनके बारे में अब आप जान ही चुके हैं। कोश यानी एक तरह से डिक्शनरी। तो कोश की एक दूसरी विद्या ज्ञान कोश से भी प्रकाशित हुई है। इसके बृहत्तम यानी विशाल और उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ रूप को इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। हिंदी में इसके लिए विश्वकोश शब्द प्रयुक्त हुआ और गृहीत हो गया है। यह शब्द बांग्ला विश्वकोशकार ने कदाचित सर्वप्रथम बंगाल के ज्ञानकोश के लिए प्रयोग किया। उसका एक हिंदी संस्करण हिंदी विश्वकोश के नाम से नए सिरे से प्रकाशित हुआ। हिंदी में वह शब्द फिर प्रयुक्त होने लगा। यद्यपि हिंदी के प्रथम किशोरोपयोगी ज्ञानकोश जो अपूर्ण था उनको श्री नारायण चतुर्वेदी तथा पंडित कृष्ण वल्लभ द्विवेदी द्वारा विश्व भारती अभिधान यानी नाम दिया गया। तो भी ज्ञानकोश, ज्ञान दीपिका, विश्व दर्शन, विश्वविद्यालय भंडार आदि संज्ञाओं का प्रयोग भी ज्ञानकोश के लिए हुआ है। स्वयं सरकार भी बाल शिक्षापयोगी ज्ञानकोशात्मक ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान सरोवर नाम से कर रही है, परंतु इंसाइक्लोपीडिया के अनुवाद के रूप में विश्वकोश शब्द ही प्रचलित हो गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम एक बात को समझे कि विश्वकोश आखिर किसे कहते हैं या ज्ञानकोश किसे कहते हैं। कोश की एक दूसरी विद्या है जिन्हें हम ज्ञान कोश के रूप में पहचानते हैं, तो उन्हें ही विश्वकोश के रूप में पहचाना गया है। विश्वकोश में किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन होता है। इसमें संसार के सभी मुख्य विषयों पर विस्तृत लेख, उनके ऐतिहासिक विवरण, उनके प्रयोग, उनके गुण दोष आदि का विवेचन रहता है। साथ ही उस विषय से जुड़े दृष्टांत, उदाहरण, उनकी पृष्ठभूमि, चित्रादि भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह विश्वकोश में किसी विषय वस्तु आदि की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, उनके प्रयोग, शक्ति, उनका स्वरूप आदि विस्तार से उनका वर्णन किया जाता है, जिन्हें हम विश्वकोश के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ पर उनकी एक छोटी सी व्याख्या भी आगे है। उड़िया के एक विश्वकोश का नाम शब्दार्थानुवाद के अनुसार ज्ञान मंडल भी रखा गया था। तो हम कहें कि ऐसा लगता है कि बृहद यानी विशाल परिवेश के व्यापक ज्ञान का पारिभाषिक और विशिष्ट शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने वाले ग्रंथों का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश नाम निर्धारित हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया को दूसरे रूप में हम विश्वकोश के रूप में ही जानते हैं। तो इस तरह हम कहें कि बृहद परिवेश के व्यापक ज्ञान का
पारिभाषिक और विशिष्ट शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने वाले ग्रंथों को इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश नाम निर्धारित हुआ है और अपेक्षाकृत लघुतर कोशों को ज्ञानकोश आदि विभिन्न नाम दिए गए हैं। इस तरह हम कहें तो ज्ञानकोश या विश्वकोश को दूसरे रूप में इंसाइक्लोपीडिया के रूप में ही हम जानते हैं, परंतु विश्वकोश नाम ही आगे प्रचलित हुआ है। अंग्रेजी आदि भाषाओं में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज आदि शीर्षकों के अंतर्गत अनेक प्रकार के छोटे बड़े विश्वकोश अथवा ज्ञानकोश बने हैं और आज भी निरंतर प्रकाशित एवं विकसित होते रहते हैं। इतना ही नहीं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स आदि विषय विशेष से संबंध विश्वकोश की संख्या भी बहुत ही बड़ी मानी गई है। तो हम कहें कि अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई विश्वकोश बने हुए हैं और उनके विकास का कार्य भी चल रहा है। तो हम आगे देखें कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना अंग्रेजी के ऐसे ही बड़े प्रसिद्ध विश्वकोश हैं। अंग्रेजी के सामान्य विश्वकोश द्वारा इनकी प्रामाणिकता और सामान्यतः स्वीकृति भी की गई है। तो हम कहें कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना अंग्रेजी के दो प्रसिद्ध विश्वकोश माने गए हैं और उनके नए नए संस्करण भी होते रहते हैं। निरंतर इनके संशोधित, सर्वोधित तथा परिष्कृत संस्करण निकलते रहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के दो परिष्कृत ग्रंथ भी हैं जो प्रकाशित होते रहते हैं और नूतन संस्करण की सामग्री के रूप में सातत्य भाव से संकलित होते रहते हैं। इंग्लैंड में इंसाइक्लोपीडिया के पहले से ही ज्ञान कोशात्मक कोशों के अनेक रूप बनने लगे थे। तो अब हम कहें यहाँ पर कि अंग्रेजी भाषा के कई ऐसे प्रसिद्ध दो विश्वकोश हमारे सामने उनका परिचय दिया गया है। तो यहाँ पर हम कहें कि उनके नए संस्करण भी बनते रहते हैं, उनके विकास में कई अलग अलग ऐसे परिशीलन भी होते रहते हैं। तो ज्ञानकोश के भी अनेक प्रकार हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ उनके नाम मात्र निर्देश दिए गए हैं। ज्ञानकोशों के भी इतने अधिक प्रकार और पद्धतियाँ हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है, परंतु सिर्फ उनका नाम उल्लेख दिया है। चरित कोश है, कथा कोश है, इतिहास कोश, ऐतिहासिक काल कोश है, जीवन चरित कोश है, पौराणिक ख्यात पुरुष कोश है आदि प्रकार के विविध नाम रूपात्मक ज्ञान कोशों की बहुत सी विद्याएं विकसित और प्रचलित हो चुकी है। यहाँ प्रसंगत ज्ञान कोशों का संकेतात्मक सिर्फ नाम ही दिए गए हैं, परंतु आगे वे कहते हैं कि शब्दकोश के संबंध में अधिक जानकारी की बात हम आगे देखते हैं। तो विश्वकोश, जिन्हें हम ज्ञानकोश के रूप में भी पहचानते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज आदि नामों से अनेक प्रकार के छोटे और बड़े विश्वकोश छपे हुए हैं। यहाँ तक कि अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री आदि प्रकार के विश्वकोश का बहुत ज़्यादा प्रकाशन हो रहा है, जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के शब्दों की विस्तृत व्याख्या भी दी रही होती है, तो महत्वपूर्ण सूचनाएं भी संकलित की गई होती है। यह अंग्रेजी के ऐसे बड़े प्रसिद्ध विश्वकोश है जिनमें हम कहें तो किसी विशिष्ट क्षेत्र के शब्दों की संपूर्ण व्याख्या सहित उनमें माहिती दी रहती है। तो अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के अनेक सामान्य और विशेष विश्वकोश आजकल उपलब्ध है। तो उनसे आकर्षित होकर, प्रभावित होकर कई ऐसे विद्वान व्यक्तियों ने हिंदी विश्वकोश के कार्य का भी प्रयास किया है। हम यहाँ उनकी चर्चा करें तो हिंदी में भी अंग्रेजी के तर्ज पर अनेक रूपों एवं आकारों में विश्वकोश का प्रकाशन हुआ है। इन्हें इतिहास कोश, चरित कोश, कथा कोश, पुराख्यान कोश आदि शीर्षकों के अंतर्गत भी संकलित किया गया है। तो जनसंचार माध्यमों के तीव्र विकास ने इन कोशों के प्रचलित स्वरूप में बुनियादी यानी धड़मूल से परिवर्तन ला दिया है। वहीं इन क्षेत्रों में प्रयुक्त नए शब्दावली को केंद्रित करके
कई विश्वकोश भी प्रकाशित किए गए हैं, जैसे अशोक गुप्ता द्वारा निर्मित हिंदी पत्रकारिता संदर्भ कोश, डॉक्टर राम प्रसाद और सुधींद्र कुमार के संयुक्त संपादन से संकलित पत्रकारिता संदर्भ कोश, विष्णु पंकज द्वारा संपादित साक्षात्कार कोश, तो प्रताप नारायण टंडन का बृहद हिंदी पत्रकारिता कोश, इस तरह के कई कोश आज हम देख सकते हैं। प्रोफेसर रमण जैन द्वारा संपादित एवं नेशनल पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित जनसंचार विश्वकोश एक ऐसा ही कोश है जिसे हिंदी का पहला जनसंचार कोश माना जाता है। हमें यदि एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाए कि हिंदी का पहला जनसंचार कोश किसे माना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर रमेश जैन द्वारा संपादित एवं नेशनल पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित जनसंचार विश्वकोश का एक कोश है जिन्हें हिंदी का पहला जनसंचार कोश माना जाता है। तो इसमें जनसंचार क्षेत्र से जुड़ी विशेष या तो विविध विद्याओं के पारिभाषिक शब्दों का शोधपूर्ण एवं तथ्यात्मक यानी सही विवेचन किया गया है। इस कोश में शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से भी संकलित कर सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया इनकार्टा एवं इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना आदि ऐसे ही बहुत चर्चित विश्वकोश है जिनका कई खंडों में प्रकाशन हुआ है और इनकी विशद यानी ज़्यादा लोकप्रियता एवं ज्ञानवर्धक उपयोगिता यानी ज्ञान प्राप्त कराने वाली उपयोगिता से बहुत ही प्रभावित होकर सबसे पहले भारतीय कोशकार नगेंद्रनाथ बसु ने कई वर्षों के अथक यानी अधिक प्रयास से 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का निर्माण एवं प्रकाशन कार्य किया। जब अंग्रेजी के ऐसे बड़े विश्वकोश प्रसिद्ध हुए और जिनकी उपयोगिता को समझा गया तो उनसे प्रभावित होकर भारतीय कोशकार डॉक्टर नगेंद्रनाथ बसु ने कई प्रयास किए और पहले 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का उन्होंने संपादन कार्य किया। तो उनके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और भगत शरण उपाध्याय आदि विद्वानों के संयुक्त परिश्रम से 12 खंडों में विभाजित एक अन्य विश्वकोश का प्रकाशन भी हुआ। आप यहाँ उनकी तस्वीर देख सकते हैं कि इस तरह से उन दोनों के अधिक प्रयास से या तो काफ़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने हिंदी का 12 खंडों में विश्वकोश का निर्माण किया जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के ऐसे विश्वकोश से प्रभावित होकर हमारी हिंदी भाषा में भी कई ऐसे विश्वकोश बनाने का कार्य की हुआ है जिनमें कई ऐसे संपादक गण या तो विद्वान व्यक्ति हैं जिनके प्रयास से हमें हिंदी में इस तरह के 12 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश प्राप्त हुआ है। तो आज के आधुनिक समय में हम इंटरनेट पर भी इन ऐसे विश्वकोश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो उनको उपयोग में ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि विश्वकोश किसे कहते हैं या तो ज्ञानकोश किसे कहते हैं। फिर भी आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि शब्दकोश और विश्वकोश में फिर क्या अंतर है। शब्दकोश में भी शब्दों के बारे में संपूर्ण माहिती हम देख सकते हैं, उनके व्याकरण निर्देश अर्थ को देख सकते हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं, उनके अधिक पर्यायवाची शब्द हम देख सकते हैं। तो विश्वकोश में भी समस्त माहिती रहती है। तो उन दोनों के बीच यदि हम देखें तो कौन सा अंतर है, तो दोनों ही मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। फिर भी दोनों के बीच कुछ अंतर नजर आते हैं जिनके बारे में यहाँ पर स्पष्टता की गई है कि दरअसल सामान्य शब्दकोश के केंद्र में क्या होता है, सिर्फ शब्द ही रहते हैं, परंतु विश्वकोश के केंद्र में विषय का पूर्ण विवेचन समाहित होता है, निहित होता है, यानी उनमें आलेखित होता है। यही कारण है कि विश्वकोश में संसार के सभी मुख्य विषयों पर विस्तृत लेख,
उनके ऐतिहासिक विवरण, उनके प्रयोग गुण दोष आदि का विशद विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त उस विषय से जुड़े दृष्टांत भी दिए रहते हैं, कुछ उदाहरण भी दिए रहते हैं, उनकी पृष्ठभूमि के साथ साथ कुछ चित्र भी दिए रहते हैं ताकि उन शब्दों को अच्छी तरह से उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें, सरलता से उनकी उपयोगिता को समझ सकें, ताकि विषय को पूर्णतः स्पष्ट किया जा सके। इस प्रकार विश्वकोश में किसी विषय वस्तु आदि की प्रकृति, उनकी निर्माण प्रक्रिया, उनके प्रयोग या उपयोग, उनकी शक्ति, स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक से वर्णन किया रहता है। तो शब्दकोश में हम कहें तो उनसे थोड़ा अंतर है। शब्दकोश में शब्दों के उच्चारण, उनकी वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश अर्थ, उनके वर्ण परिवर्तन, रूप, व्याख्या, उनके पर्यायवाची शब्दों आदि का उल्लेख रहता है। दोनों ही मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, फिर भी दोनों के बीच थोड़ा बहुत अंतर है। इस तरह से हम शब्दकोश और ज्ञानकोश के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि शब्दकोश और विश्वकोश के बीच में क्या अंतर है। तो आगे हम उनके बारे में अधिक परिचय या तो उपयोग की समझूती देखते हैं। शब्दकोश के संबंध में हम बात करें तो किसी भी प्रकार की जानकारी, जैसे उनके वर्तनी हिज्जे यानी उनकी वर्तनी, उनके अर्थ, उनके उच्चारण, उत्पत्ति के आदि के लिए प्रधान सूत्र और साधन शब्दकोश ही होते हैं। यदि हमें किसी शब्द का अर्थ जानना है, उनकी वर्तनी जाननी है, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानना है, तो ऐसे शब्दकोश ही हमारे लिए उपयोगी रहते हैं। तो विश्वकोश से शब्दकोश इस अर्थ में भिन्न होते हैं। विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी होती है। आधुनिक बृहद शब्दकोश की यह भी एक विशेषता मानी जाती है कि वे शब्द के बारे में सूचित तो करते ही है, अक्सर विश्वकोशों के समान संबंधित वस्तु के विषय में भी बताते हैं। हमने शब्दकोश और विश्वकोश के बीच के अंतर को जाना, परंतु शब्दकोश की आज आधुनिक समय में हम विशेषता देखें तो वे शब्दों के अर्थ तो देते हैं, परंतु विश्वकोश के समान कभी कभी उस वस्तु के बारे में जानकारी भी देते हैं। इस प्रकार एक अच्छा शब्दकोश दो प्रकार से कार्य करता है, यानी विश्वकोश और शब्दकोश दोनों का वह काम देता है। आधुनिक समय में ऐसे शब्दकोश निर्माण हो चुके हैं जो शब्दकोश का कार्य तो करता ही है, परंतु विश्वकोश की तरह वस्तु के बारे में अधिक जानकारी देने का प्रयत्न भी है। तो ऐसे शब्दकोश आज हमारे सामने उपलब्ध भी है। तो विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक शब्दकोश ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कभी भी हमारे लिए बिन उपयोगी नहीं रहेगा। हम विद्यार्थी अवस्था में पढ़ते हैं, आपको भी कभी कभी किसी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, ऐसे शब्दकोश यानी डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक एक शब्दकोश ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमारे लिए कभी भी बिन उपयोगी नहीं है। इसलिए अब पाश्चात्य यानी विदेशी देशों से शब्दकोश के विश्वकोश रूप पर तरह तरह के परिशिष्ट और चित्र आदि देकर निखार पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है और उनके नाम में भी विश्वकोश या विश्वकोश संबंधी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी जोड़े जाने लगे हैं। यही कारण है कि विदेशों में प्रकाशित शब्दकोश शब्दों के अर्थ जानने के अलावा अन्य प्रकार की सूचनाओं के लिए भी उपयोगी बनते जाते हैं। जिन शब्दकोशों में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के और उनकी प्राचीनता का प्रमाण देने के लिए उदाहरण भी कुछ जगह पर दिए रहते हैं, वह शब्द कितना पुराना है या तो उनका क्या अर्थ है, उनके बारे में कभी कभी कुछ उदाहरण भी दिए गए रहते हैं। उनका उपयोग किस उदाहरण का सूत्र मालूम करने के लिए भी किया गया है, उनके बारे में भी जानकारी होती है। तो कुछ शब्दकोशों में प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों, राजनीतिज्ञों आदि के उदाहरण भी शब्दों के अर्थ के साथ दिए रहते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों को अधिक जानकारी के लिए कुछ विद्वानों के
उदाहरण भी दिए रहते हैं। इस प्रकार किसी स्वतंत्र उदाहरण कोश के अभाव में इस प्रकार के शब्दकोश हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बन जाते हैं। मगर शब्दकोश तैयार करने और उसके मुद्रण में प्रकाशक और लेखक से जिस सावधानी की उपेक्षा की जाती है वह भारत में प्रकाशित किसी भी भाषा के शब्दकोश में शायद ही देखने को मिलती है। जब कोई एक शब्दकोश तैयार किया जाता है, यानी कि शब्दों को जिनमें इकट्ठा किया जाता है, उनकी उत्पत्ति के बारे में माहिती, उनके पर्यायवाची शब्दों को इकट्ठा किया जाता है, उनके उपयोग के बारे में कई एक से शब्दों का अर्थ भी लिखे जाते हैं, उनकी व्याख्या दी जाती है। जब भी इन सभी तैयारी होने के बाद जिन लेखकों या प्रकाशकों के द्वारा ऐसे शब्दकोश के मुद्रण में जो सावधानी की अपेक्षा रखी जाती है उसमें कभी कभी हमें लापरवाही नजर आती है, क्योंकि हम कहें तो हम उनसे जो उम्मीद रखते हैं कि हमने जिस तरह से शब्दों के अर्थ को देने का प्रयत्न किया है उसी तरह उनका मुद्रण हो, तो जिनमें कभी कभी किसी न किसी रूप में कोई कचास नजर आती है, कभी कभी लापरवाही नजर आती है। जिन लोगों से उनके बारे में जो अपेक्षा रखी जाती है वह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती है। कभी कभी प्रकाशक क्या करते हैं, योग्य व्यक्तियों को थोड़ा सा पारिश्रमिक यानी फल देकर शब्दकोश तैयार करा लेते हैं और फिर बिना परीक्षण यानी जांच पड़ताल किए बिना जो का त्यों ही छपवा देते हैं। कुछ प्रकाशक क्या करते हैं कि जो शब्दकोश तैयार करना है उनका कुछ परिश्रम यानी फल देकर लोगों को जैसा का तैसा ही शब्दकोश छपवा देते हैं। उन शब्द के अर्थ के बारे में नहीं देखते, उनके शब्द के अर्थ योग्य दिए गए हैं कि या नहीं, उनकी व्याख्या स्पष्ट दी गई है कि नहीं, उनके बारे में कुछ भी जानने के अलावा वे ऐसे ही शब्दकोशों को छपवा देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ऐसे शब्दकोश में कहीं कहीं हमें क्षति नजर आती है। तो यह भी देखा गया है कि प्रकाशक नए संस्करण के नाम पर पुराना संस्करण ही बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के छाप देते हैं। जब भी कोई एक शब्दकोश तैयार हुआ है तो समय समय के आधार पर उनमें जो संस्करण होते रहते हैं, उन संस्करणों में कभी कभी प्रकाशक क्या करते हैं तो उनके शब्दों को अधिक रूप से जानने या तो उनमें बदलाव हुआ है या नहीं, नए शब्द के अर्थ दिए गए हैं या नहीं, उदाहरण ठीक से दिए गए हैं या नहीं, उनकी जांच पड़ताल किए बिना ही ज्यों का त्यों छपवा देते हैं। इस वजह से जो पुराने शब्दकोश में गलतियां होती हैं वे नए शब्दकोश में वैसे की वैसी ही पाई जाती हैं। तो आगे हम बात करें कि इस कारण पिछले संस्करण में रह गई भूलों का संशोधन तथा कथित नए संस्करण में भी हो पाते हैं और न ही उनमें भाषा में प्रचलित हो चुके नए शब्दों का समावेश हो पाता है। यदि हम देखें तो जो भी शब्दकोश या विश्वकोश बनते हैं उनमें समय समय पर संशोधन या तो उनमें संस्करण नए नए संस्करण होते रहते हैं। आधुनिक पद्धतियों को अपनाया जाता है, नए शब्दों के अर्थ को लिखा जाता है, जरूर लगे तो नए उदाहरण भी उनमें रहते हैं। परंतु जब उनका नया संस्करण होता है तो कुछ प्रकाशक पैसों की लालच में आकर उनको ज्यों का त्यों छपवा देते हैं और अधिक जो नए उनमें शब्दों का आलेखित किया गया है या तो उनकी व्याख्या या तो उदाहरण दिए गए हैं उनके बारे में जानने का भी प्रयत्न नहीं करते हैं, जिसके कारण नए बने हुए शब्दकोश में भी वैसे की वैसी गलतियां ही नजर आती है। एक तरह से हम कहें तो कोई भी शब्दकोश या विश्वकोश कभी पूरा नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें समय समय पर शब्दों की संस्करण होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से प्रकाशकों के माध्यम से मुद्रण में जो अपेक्षाएं रखी जाती हैं कभी कभी उनमें हमें क्षति नजर आती है। तो किसी भी शब्दकोश की उपयोगिता जानने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त भाषा को परखा जाए यानी पहचाना जाए। यह भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी हम शब्दकोश की उपयोगिता को जानते हैं तो सबसे पहले यह बात जानना जरूरी है कि उनकी भाषा को भी समझ लिया जाए, जिनका उद्देश्य
किसी एक काल या युग के शब्दों के अर्थ में देना है। इसीलिए वर्तमान काल की भाषा के शब्द के लिए मध्यकालीन या वैदिक काल की भाषा का शब्दकोश उपयोगी नहीं होगा। यदि समझ लीजिए कि आप वर्तमान काल की कोई भी भाषा की कोई बुक पढ़ रहे हैं जिनमें कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको वर्तमान काल का ही कोई ऐसा शब्दकोश उपयोगी होगा। मध्यकालीन वैदिक काल की भाषा के कोश आपके लिए उपयोगी नहीं होंगे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर प्राचीन ऐतिहासिक काल के शब्दों के अर्थ जानने के लिए अधुनातन यानी आधुनिक भाषा का शब्दकोश देखेंगे तो यह उनकी भूल होगी और उसे अपेक्षित सूचना नहीं प्राप्त हो सकेंगी। हम जिस समय या तो जिस काल के भाषा पढ़ रहे हैं उनमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस समय का ही शब्दकोश उपयोगी रहेगा। तो ही हम उन भाषा के शब्दों को उनकी व्याख्या आधारित समझ सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे शब्दों के अर्थ स्पष्ट रूप में नहीं जान पाएंगे। तो कुछ प्रकाशक अपने शब्दकोश के प्रचार के लिए कभी कभी शब्दों की संख्या भी देते हैं, पर यह बहुत ही भ्रामक बात है, भ्रमणा उत्पन्न करने वाली बात है। इससे यह पता नहीं चलता है कि शब्दों की संख्या वे किस प्रकार उन्होंने बताई है। घोषित या प्रचारित शब्द संख्या में केवल मुख्य शब्दों को ही शामिल किया गया है या मुख्य शब्दों के अन्य रूपों को भी गिना गया है। कभी कभी कुछ प्रकाशक क्या करते हैं, अधिक पैसे कमाने के लिए अपने शब्दकोश में शब्दों की संख्या बताते हैं, कभी कभी पृष्ठ संख्या भी बताते हैं। तो शब्दों को पहचानने के लिए हमारे लिए कभी कभी भ्रामकता हो सकती है। हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग किया है, उनको ही गणना के रूप में लिया है, या तो उनके अन्य रूपों को भी अलग अलग शब्दों के रूप में पसंद किया है। तो इसलिए हम कहें कि वे हमारे लिए भ्रमणा को उत्पन्न कर सकते हैं। मसलन एक आदर्श शब्दकोश में पीछ, पीछ लगा, पीछ लगी, पीछ लघु को केवल एक शब्द के लिए गिना जाएगा। जो आदर्श शब्दकोश होंगे उनमें पीछ शब्द के अन्य रूपों को भी एक ही शब्द के रूप में गिना जाएगा। पर कुछ प्रकाशक पीछ जैसे कुछ अन्य शब्दों से निकलने रूपों को भी शब्दों की संख्या में शामिल कर लेते हैं और संख्या भ्रमात्मक रूप में बढ़ाकर प्रचारित कर देते हैं। शब्दों के संबंध में यह भी देखना चाहिए कि कोश में किस प्रकार के शब्द लिए गए हैं। उनमें बोली और उपभाषा के शब्दों के साथ साथ प्रचलित और वैज्ञानिक शब्द भी शामिल किए गए हैं कि नहीं। हम जिस भाषा के शब्दकोश को जानते हैं तो उनके बारे में उनकी भाषा या तो उन भाषा के शब्दों में उनके योग्य अर्थ लिखे हुए हैं या नहीं, योग्य व्याख्या है या नहीं, उनके उदाहरण है या नहीं, उनकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट माहिती है या नहीं। तो उनके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि उस प्रकाशक ने एक शब्द को उनके अलग अलग रूपों के साथ बताया है या तो उनके एक शब्द की गणतरी उनके रूपों के अलग अलग शब्दों की संख्या के रूप में बताया है। तो इस तरह की माहिती भी हम शब्दकोश को जानने से पहले हमें देखनी चाहिए। आगे हम बात करें तो यह भी देखना चाहिए कि कोश में हर शब्द का विवेचन, उनका निरूपण किस प्रकार किया गया है। शब्द के हिज्जे यानी उनकी वर्तनी अशुद्ध है या नहीं, किन सिद्धांतों को अपनाया गया है, यह शब्द बहुवचन, क्रिया, रूप, कृदंत आदि भी दिए हैं या नहीं, शब्दों का उच्चारण दिया गया है या नहीं और उच्चारण देने के लिए जो नियम अपनाया गया है वह यथातथ्य यानी सही और स्पष्ट है या नहीं। हम देखें तो शब्दकोश में कभी कभी शब्दों की उत्पत्ति के माहिती के साथ साथ उनकी व्याख्या और उनके अन्य अर्थ भी दिए गए हैं, उनकी वर्तनी भी सही दी गई है। तो उन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि हमने जिस शब्दकोश का प्रयोग किया है उनमें शब्दों के अर्थ योग्य है या नहीं। हम जब भी जिस भाषा के शब्दकोश का उपयोग करते हैं तो उनके बारे में ऐसी जानकारी होना भी जरूरी है। तो आगे हम बात करें कि शब्द का इतिहास दिया है या नहीं, किसी शब्द के अर्थ में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उनका उल्लेख उस नए शब्दकोश में हुआ है या नहीं, शब्द की बड़ी भाषा यानी व्याख्या स्पष्ट रूप से दी है या नहीं, कठिन शब्दों के अन्य अर्थ है कि नहीं, उदाहरण और उदाहरण भी है कि नहीं, उदाहरण किस रूप में दिए गए हैं, सही संदर्भ दिए हैं या नहीं,
क्या संदर्भ कालक्रम में रखे हैं और हर एक साथ समय दिए हैं ताकि शब्द विशेष इतिहास भी मालूम हो सके। क्या शब्द के साथ उसका परिचय जैसे स्तरीय, अप्रचलित, बोलचाल, संबंध आदि दिया है या नहीं। शब्द के पर्यायवाची और विलोम भी दिए हैं कि नहीं। शब्द के साथ विश्वकोश के समान सूचना भी दी गई है या नहीं। इन सभी बातों की जानकारी शब्दकोश या विश्वकोश के बारे में होनी जरूरी है। तो उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। जो भी शब्दकोश बनते हैं, समय समय पर उनमें नए संस्करण होते रहते हैं। तो हम जिस नए शब्दकोश को देखते हैं तो हमें उनमें देखना चाहिए कि जो नए संस्करण या तो उस शब्द के नए अर्थ उनमें लिखे हैं या नहीं, उनकी व्याख्या स्पष्ट है या नहीं। इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो यूरोपियन भाषाओं के अच्छे शब्दकोश में आमतौर पर शब्दों की परिभाषा या समानार्थी शब्दों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी रहती है। हम अन्य देशों की भाषाओं के शब्दकोश में देखें तो उनके समानार्थी शब्द और व्याख्या के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी सूचनाएं भी रहती है। इस प्रकार के बड़े शब्दकोशों में कुछ सूचनाएं विश्वकोश की शैली में भी लिखी होती है। कुछ शब्दकोश में उदाहरण भी खूब दिए गए रहते हैं, जिनका उपयोग विदेशी उदाहरण कोश की शैली में होता है। तो कुछ शब्दकोशों में अप्रचलित शब्द और स्थानीय प्रयोग में आने वाले शब्द अलग से रहते हैं। इसलिए उस समय की इतिहास, आचार विचार, लोक व्यवहार आदि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी शब्दकोश यानी किसी भी भाषा का शब्दकोश या विश्वकोश जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है, तो वे मनुष्य के लिए शब्दों के अर्थ में या तो शब्दों को जानने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करें हमारे हिंदी के एक ऐसे ही विश्वकोश की, तो हमने देखा था कि नगेंद्रनाथ बसु और उनके साथ साथ उनके बाद दो ऐसे परिचित व्यक्ति धीरेन्द्र वर्मा और भगवती शरण उपाध्याय के प्रयास से 12 खंडों में विभाजित हमें हिंदी का विश्वकोश प्राप्त हुआ था। परंतु यहाँ पर उनके बारे में अधिक जानकारी भी दी गई है कि इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया उपलब्ध है। विश्वकोश को हम इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जानते हैं। तो इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक संस्था नागरी प्रचारिणी सभा ने तैयार किया था। हमें एक मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्था नागरी प्रचारिणी सभा ने तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया है। यदि आप कार्य शब्द तलाशते रहे हैं तो भारत कोश नामक पोर्टल का जरूर देखें। इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी में एक समग्र ज्ञानकोश उपलब्ध कराना ही है। तो इस तरह हम कहें कि इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश उपलब्ध है और ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरी प्रचारिणी सभा ने तैयार किया था और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया है। उनका एकमात्र लक्ष्य हमारे ऐसे हिंदी विश्वकोश को लोगों की उपयोगिता कराना है और शब्दों के बारे में अधिक जानकारी देने का है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने इस पूरे टॉपिक में ऐसे ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने देखा शब्दकोश, ज्ञानकोश और विश्वकोश के बारे में। तो अन्य भाषाओं में तो ऐसे शब्दकोश प्रचलित है ही, परंतु उनसे आकर्षित होकर हमारे कई ऐसे हिंदी भाषा के भी ज्ञानकोश और विश्वकोश या तो शब्दकोश बने हैं। परंतु आधुनिक समय में हम एक बात करें तो हिंदी भाषा के शब्दकोश इंटरनेट पर भी प्रस्तुत है। हम इंटरनेट के माध्यम से भी ऐसे हिंदी के विश्वकोश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शब्दों को जान सकते हैं।
तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह टॉपिक पूर्ण होता है। हमने 2 पार्ट में इस पूरे टॉपिक की जानकारी प्राप्त की है। आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़कर भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।